नमस्कार साथियों, मैं शोक कुमार लोचिप सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा टॉपिक था कक्ष की प्रक्रिया क्रियाकलाप एवं विमर्श। और इससे संबंधित हमारी एक क्लास हो चुकी थी और उस क्लास में हमने भाई देखो, सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि कक्ष के क्रियाकलाप क्या होते हैं। आप क्या समझते हैं इससे कि कक्ष के क्रियाकलाप क्या होते हैं? एक अध्यापक जिस विषय को पढ़ा रहा है, जैसे हम यहाँ सामाजिक अध्ययन की बात करेंगे क्योंकि हम सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं, तो सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में बात करेंगे। एक सामाजिक अध्ययन का अध्यापक के कक्षा में जाने के बाद में जो भी गतिविधि करता है, वहां उससे पूर्व उसके द्वारा जो गतिविधि की गई उस कक्षा के संदर्भ में, ऐसे नहीं कि घर पे चला गया, घर पे जाने के बाद में वो अपने घरेलू कार्य कर रहा है तो वो कक्ष के क्रियाकलाप में शामिल नहीं होगा। लेकिन उस विषय को पढ़ाने के लिए घर पर वह कोई योजना बना रहा है, घर पर वो पूर्व तैयारी कर रहा है और उसके बाद में वह कक्ष में गया और कक्ष में जाने के बाद में उसने जो बिंदु था उस बिंदु को किस प्रकार से बच्चों के सामने प्रदर्शित किया। अब जब तक वो सामाजिक अध्ययन का अध्यापक उस कक्ष में रहता है तो उस समय वहां कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं, यही बिंदु है हमारा। तो सबसे पहले तो हम देखो, एक अध्यापक कक्षा में जाएगा तो वो शिक्षण कार्य करवाएगा। अब जब अध्यापक कक्षा में जाने के बाद में शिक्षण कार्य करवाएगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि शिक्षण क्या होता है। इसके संदर्भ में हम पढ़ चुके हैं कि शिक्षण क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा कि बच्चों को शिक्षण क्यों करवाया जाना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है बच्चों को कि शिक्षण कार्य उनको करवाया जाए। इसके लिए हमने अनेक दार्शनिकों के कथन पढ़े थे। प्रकृतिवादी दार्शनिक क्या कहते हैं कि बच्चों को क्यों शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए, आदर्शवादी जो दार्शनिक है वो क्या कहते हैं, प्रयोजनवादी दार्शनिक क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे कि एक जो अध्यापक है कक्ष में जाता है तो वह जो शिक्षण के सिद्धांत होते हैं, एक शिक्षण को सफल कैसे बनाया जा सकता है, उस शिक्षण को सफल बनाने के जो सिद्धांत होते हैं उनमें हमने 3 सिद्धांतों को पढ़ा था। पहला सिद्धांत था शिक्षण का उद्देश्य स्पष्ट हो, दूसरा जो सिद्धांत था वो था शिक्षण सामग्री, और तीसरा था योग्य व अध्यवसायी शिक्षक। ये हमने यहां तक पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ेंगे कि एक अध्यापक जब कक्ष में जाता है तो कक्ष में वो शिक्षण कार्य करवाता है, लेकिन उस शिक्षण कार्य को करवाने के लिए उसको कौन कौन से सिद्धांतों की पालना करनी चाहिए। अगर वह अध्यापक उन शिक्षण सिद्धांतों की पालना कर रहा है तो उसका वह शिक्षण कार्य क्या होगा, सफल होगा। और यदि वह इन सिद्धांतों की पालना नहीं कर रहा है तो उसका वो शिक्षण कार्य सफल नहीं होगा। तो सफल शिक्षण के सिद्धांत, सफल शिक्षण के सिद्धांत, सफल शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, और इसमें जो सबसे पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे वो सबसे पहला सिद्धांत, देखो 3 सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, शिक्षण का उद्देश्य स्पष्ट हो, सहायक सामग्री, योग्य व अध्यवसायी शिक्षक। अब जो हम शिक्षण के सिद्धांत पढ़ेंगे वो सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। कौन से सिद्धांत हैं? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। यानी कौन मनोविज्ञान के अनुसार एक शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के संदर्भ में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सिद्धांत देखो कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। सबसे पहला जो आता है, सबसे पहला जो सिद्धांत होता है वो होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है?
पहला सिद्धांत आता है क्रिया, देखो क्रियाशीलता का सिद्धांत। जो क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, देखो एक बार, क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब इसको समझें कि क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है। चाहे हम कोई भी शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, हिंदी का शिक्षण कार्य करवा रहे हैं या अंग्रेजी का करवा रहे हैं, संस्कृत का करवा रहे हैं या अन्य किसी विषय वस्तु का हम शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, तो ये सिद्धांत सभी के ऊपर लागू होता है। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, सफल शिक्षण के सिद्धांत। एक अध्यापक जो शिक्षण कार्य करवा रहा है, उस शिक्षण कार्य को वह सफल कैसे बना सकता है, और उसको सफल बनाने के लिए पहला जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आता है वो क्रियाशीलता का सिद्धांत आता है। अर्थात शिक्षक और बालक दोनों समान रूप से वहां क्रियाशील होने चाहिए। अध्यापक जो भी पढ़ा रहा है, जो विषय वस्तु पढ़ा रहा है, जो पाठ पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वहां खुद ही सक्रिय नहीं रहे, उसके सामने जो बालक बैठे हुए हैं वो भी उस कार्य में क्या रहे, क्रियाशील रहे, सक्रिय रहे। अगर बालक वहां सक्रिय नहीं रहेंगे, केवल अध्यापक ही सक्रिय रहेगा, तो वहां बालकों का अधिगम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1 घंटे का कालांश है और 1 घंटे के कालांश में अध्यापक गया, सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक था वो गया क्लास में और उसने बच्चों से कहा पुस्तक निकाल लीजिए, हमें दूसरा पाठ पढ़ना है। दूसरा पाठ क्या है भाई, और पाठ का नाम मूल अधिकार है। मूल अधिकारों को वो यानी जो अध्यापक था वो पढ़ने लग गया, उनको समझाने लग गया। बालकों के द्वारा कोई कार्य नहीं करवाया गया, वहां बालक केवल मूक श्रोता बनकर सुनने का काम कर रहे हैं। तो यहां कुछ बालक तो ऐसे होंगे उनको नींद आने लग जाएगी, कुछ बालक तो ऐसे होंगे कि उनको नींद आने लग जाएगी, क्योंकि इतने समय तक वो बालक सुनने की, हम ये कहें कि क्षमता नहीं रखते हैं, जब तक वो एक्टिव नहीं है। अगर वो बीच बीच में एक्टिव हैं, समान रूप से क्रियाशील हैं, तो वहां फिर वो सुनने की क्षमता रखते हैं। लेकिन वो तो केवल मूक श्रोता बने हुए हैं, सुनने का ही काम कर रहे हैं और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो बैठे बैठे उनको क्या आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है। और जब एक बालक को कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है और उस समय उसको यदि नींद आने लग गई, तो वो उस बालक का अधिगम कहाँ होगा। और एक अध्यापक जो अपना उद्देश्य कक्षा में लेकर आया था, उसका उद्देश्य था कि मैं जो पढ़ाऊं वो बालकों के समझ में आ जाना चाहिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सबसे पहला जो सिद्धांत आता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत की जो शिक्षक और बालक है वो दोनों समान रूप से वहां क्या होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। दूसरा जो सिद्धांत आता है वो है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत। अब देखो विभाजन का सिद्धांत, इसमें हम पाठ्यक्रम का विभाजन भी कर सकते हैं, बालकों का विभाजन भी कर सकते हैं। एक अध्यापक को एक पाठ है, पूरा लंबा चौड़ा पाठ है, एक कालांश में पूरा नहीं हो सकता, 2 कालांश में पूरा नहीं हो सकता या 3 में पूरा नहीं हो सकता, तो जो पाठ है उसको वह इकाइयों में विभाजित करे। पहले से उसकी योजना बनाए कि मैं इस पाठ को इतनी इकाइयों में विभाजित कर लूंगा ताकि बालकों का अच्छी प्रकार से अधिगम हो जाएगा। यानी जो लंबा पाठ था उसको उसने क्या कर लिया, इकाइयों में विभाजित कर लिया। तो यही क्या है, विभाजन का सिद्धांत है। यानी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके बालकों को शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। इससे क्या होगा, बालकों का अधिगम होगा। बालकों का क्या होगा, अधिगम होगा, बालकों के समझ में आएगा। अगर हम उसको छोटे छोटे खंडों में, छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वहां फिर बालकों का अधिगम नहीं होगा। छात्रों के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं, अध्यापक ने पढ़ा दिया, एक बार अध्यापक ने पढ़ाया, कुछ बालकों के समझ में आ गया, कुछ के नहीं समझ में आया, तो जिन बालकों के समझ में नहीं आया उनको अलग से विभाजित करके उनको अलग से पढ़ाए। तो ये विभाजन का सिद्धांत है, यानी छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके पढ़ाना चाहिए। फिर है ज्ञान की कर्मिकता। ज्ञान की कर्मिकता
तीसरा जो सिद्धांत है वो ज्ञान की कर्मिकता का सिद्धांत। ज्ञान की कर्मिकता का सिद्धांत यानी जो आप पढ़ा रहे हैं उसको एक क्रम से पढ़ाओ, उसमें तारतम्यता होनी चाहिए, वो सार गर्भित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप सामाजिक अध्ययन में सभ्यता काल से आपने शुरू किया। अब सभ्यता काल में एक जो कालक्रम चल रहा है उस कालक्रम के अनुसार बढ़ना चाहिए। क्या कह रहा है? ज्ञान की कर्मिकता यानी फर्स्ट जो बिंदु है उसके बाद में दूसरा बिंदु क्या आएगा, तीसरा बिंदु क्या आएगा, चौथा बिंदु क्या आएगा, पांचवा बिंदु क्या आएगा। इस प्रकार से यानी एक उसमें क्या होनी चाहिए, कर्मिकता होनी चाहिए, क्रम से पढ़ाया जाना चाहिए। आप जैसे बालकों को पढ़ा रहे हैं भारत के वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ा रहे हैं या भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ा रहे हैं, भारत की जलवायु के बारे में पढ़ा रहे हैं, चोटियों के बारे में पढ़ा रहे हैं, राजस्थान की कृषि के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं, भारत की कृषि के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं, या ये कहें कि बालकों को आप राजनीति शास्त्र में मूल अधिकार पढ़ा रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व पढ़ा रहे हैं, राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं, विधानसभा यानी मंत्रिमंडल, इन सब के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, तो वो कर्मिकता यानी सबसे पहले ऐसे नहीं कि सबसे पहले हम जो दूसरा पार्ट था उस दूसरे पार्ट पे चले गए, सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर चले गए। उससे पहले बालक जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट में जो बिंदु दिया गया है उसको पढ़ाया जाना चाहिए, उसके बाद में दूसरा पार्ट, उसके बाद में तीसरा पार्ट। ऐसा नहीं है कि कोई सरल पार्ट था उसको हमने पहले ले लिया, कठिन को बाद में रख दिया। वहां ज्ञान की क्या नहीं रहती है, कर्मिकता नहीं रहती है। और जो एक पार्ट है उसमें भी जितने बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं को भी क्या किया जाना चाहिए, क्रम से पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद में चौथा जो सिद्धांत आता है वो है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत यानी आप उस प्रकरण को, विषय को पढ़ाने के लिए उचित शिक्षण विधि का चयन करें। उस बिंदु या प्रकरण को पढ़ाने के लिए उचित शिक्षण विधि का क्या करें, चयन करें, उचित पाठ्यक्रम का चयन करें। आप बालकों को पढ़ाने के लिए उस जो बिंदु है, जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको बालक को आप पूरा पढ़ाओ, पूरा समझाओ। आप इतिहास में पढ़ा रहे हैं, 1857 की क्रांति पढ़ा रहे हैं, तो उस 1857 की क्रांति के संदर्भ में पूरा पढ़ाइए आप बालक को। और आप यानी इस प्रकार से पढ़ाइए, इस प्रकार की विषय वस्तु को वहां आप पढ़ाते समय इस प्रकार की विषय वस्तु का चयन कीजिए ताकि बालक का वहां क्या हो जाए, अधिगम हो जाए। तो अच्छी प्रकार की विषय वस्तु का वहां क्या होना चाहिए, चयन होना चाहिए। इसके बाद में जो सिद्धांत आता है वो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पांचवा जो सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। आपने पूरा पाठ पढ़ा दिया, पूरा पाठ पढ़ाने के बाद में आपने उस पाठ का क्या नहीं करवाया, दोहरान नहीं करवाया। अगर आप उस पाठ का दोहरान नहीं करवा रहे हैं तो वहां भी आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने जो शिक्षण कार्य करवाया है ये सफल हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसे कहते हैं, आप जो बिंदु पढ़ा रहे हैं, जो विषय जो पाठ पढ़ा रहे हैं, उस पाठ को पूरा पढ़ाने के बाद में आप एक बार उसको दोहराइए, बालकों से उससे संबंधित प्रश्न पूछिए, उससे क्या होगा, बालकों का अधिगम होगा। इसके बाद में आता है जीवन की, छठा जो सिद्धांत है वो है जीवन की परिस्थितियों, जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने का परिस्थितियों से जोड़ने का सिद्धांत। यानी एक बालक को जो विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं वो बालक के व्यावहारिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है, वह बालक उसको अपने व्यावहारिक जीवन में किस प्रकार से लागू कर रहा है। चाहे आप कोई बिंदु पढ़ा रहे हैं, चाहे जैसे हम तो यहाँ सामाजिक अध्ययन की बात करें, सामाजिक अध्ययन में आप क्या पढ़ाएंगे बालक को, भूगोल पढ़ाएंगे, इतिहास पढ़ाएंगे, राजनीति शास्त्र पढ़ाएंगे, अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे, दर्शन शास्त्र पढ़ाएंगे। और ये सभी जो है वो एक बालक या एक मानव के मानवीय जीवन को प्रभावित करते हैं। और जब ये मानवीय जीवन को प्रभावित करते हैं तो ये उस मानव की परिस्थितियों से किस प्रकार से संबंधित है,
ये जो विषय है मानव के जीवन की परिस्थितियों से किस प्रकार से संबंधित है, इसका भी बालकों को क्या करवाया जाना चाहिए, ज्ञान करवाया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए बिंदु क्या लिखा, जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने का सिद्धांत। अगर जैसे मान लीजिए आप समाज शास्त्र में समाज के बारे में पढ़ा रहे हैं, अब जब आप समाज शास्त्र में समाज के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसके सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि आप जहां रहते हैं वहां इस प्रकार की स्थिति आपने देखी होगी। आप अपने समाज में अपने गांव में रहते हैं तो उस गांव में इस प्रकार की स्थिति आपने देखी होगी। कोई भी स्थिति हो सकती है किसी के भी संदर्भ में, क्योंकि वहां आप बालक की जो व्यावहारिक परिस्थितियां हैं, व्यावहारिक जीवन है, उससे जोड़ते हुए उस पाठ को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप किसी युद्ध के बारे में, किसी लड़ाई के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप उसको बालक के जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाइए कि युद्ध क्या होता है, किस प्रकार से होता है, लड़ाई क्या होती है, लड़ाई किस प्रकार से होती है। आप उसको, भाई दो पड़ोसियों में भी तो लड़ाई होती है, आप इस प्रकार से बालक को जोड़कर पढ़ाएंगे तो वो बालक की परिस्थितियों से जुड़ने का सिद्धांत आ जाएगा और फिर बालक उसको अपने व्यावहारिक जीवन में लागू करेगा। कि जैसे लड़ाई आपने पूरा युद्ध पढ़ा दिया, युद्ध पढ़ाने के बाद में दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे जीता कोई भी हारा कोई भी, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से बहुत हानि हुई। अब वहां बालक ये अब यानी उसके दिमाग में अवश्य आएगा कि यार ये अच्छा तो है नहीं लड़ाई का, अब अगर दो पक्षों में लड़ाई होती है तो वो अच्छी बात तो है नहीं। उससे उसका व्यावहारिक जीवन जुड़ गया है, अब उस वह बात वह अपने व्यावहारिक जीवन में क्या करेगा, लागू करेगा। तो जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने का भी एक क्या होता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होता है। और अंतिम सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत यानी आप जो बिंदु पढ़ा रहे हैं, आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं, अब उस प्रकरण को रुचिप्रद कैसे बनाया जा सकता है, रोचक कैसे बनाया जा सकता है। एक अध्यापक इस कला में क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। और यदि वह इस कला में निपुण है तो इसका मतलब उसका शिक्षण कार्य क्या है, सफल है। अगर बालक की रुचि नहीं है तो वहां बालक की समझ में नहीं आएगा, बालक बैठा बैठा सुनता रहेगा चाहे आप कितनी भी देर पढ़ाएं। तो एक अध्यापक को यह करना चाहिए कि मैं जो बिंदु पढ़ा रहा हूं इसको बालकों के सामने किस प्रकार से रुचिकर बना सकता हूं। इसमें मैं इस प्रकार के उदाहरण दूंगा, बालक के व्यावहारिक जीवन से जोड़ने वाले मैं उदाहरण दूंगा, तो उस बालक के समझ में आएगा, अपने आप समझ में आएगा। आप पर्यावरण अध्ययन में परिवार के बारे में पढ़ा रहे हैं, अब परिवार के बारे में आप बता रहे हैं, कल परिवार, संयुक्त परिवार, तो बालक को यानी उससे संबंधित उदाहरण दीजिए कि आपके समाज में भी आपका परिवार है, आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, वो बालक बताएंगे आपको कि हमारे परिवार में ये सदस्य हैं। फिर आप बता रहे हैं कि संयुक्त परिवार में ये सदस्य होते हैं। अब बालक से आपने पूछा कि एक से आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, बालक ने पूरा बता दिया और आपने अपने बिंदु के अनुसार, अपने विषय के अनुसार उसको पढ़ा भी दिया। अब आप खुद बालक से पूछेंगे कि आपका परिवार कैसा है, फिर बालक खुद उत्तर दे देगा कि मेरा परिवार एकल है या संयुक्त है। यही तो बालक के व्यावहारिक जीवन से जोड़ने का हो गया, बालक की विभिन्न जो परिस्थितियां हैं उन विभिन्न परिस्थितियों से जोड़ने का सिद्धांत हो गया। एक बालक को समाज में अपना आचरण किस प्रकार से रखना है, अपना व्यवहार किस प्रकार से रखना है, ये सब कुछ चारों तरफ का जो हमारा पर्यावरण है उसका यानी उसकी रक्षा किस प्रकार से करनी है। आप बालक से पूछेंगे कि पेड़ लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप पर्यावरण से संबंधित कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, पेड़ों से संबंधित कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, बोलो लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। आप बालकों से खुद पूछेंगे ऐसा बिंदु, बालक कहेंगे हाँ लगाने चाहिए। क्या आप पेड़ लगाते हैं, क्या आपके परिवार वाले पेड़ लगाते हैं, आपने समाज में पेड़ लगाते हुए देखा है। बालक बोलेंगे हाँ लगाते हुए देखा है, मैं भी लगाता हूँ, मेरे परिवार वाले भी लगाते हैं। तो वो बालक के व्यावहारिक जीवन से जुड़ गया, बालक के जीवन की परिस्थितियों से जुड़ गया, इसलिए वो पाठ उसके लिए क्या बन गया, रुचिकर बन गया। इसलिए वो पाठ बालक के लिए क्या बन गया, रुचिकर बन गया। और यही सिद्धांत क्या होता है, रुचि का सिद्धांत होता है। तो एक अध्यापक कक्षा कक्ष में जाने के बाद में जो पहला क्रियाकलाप करता है वो शिक्षण का कार्य करवाता है। और हमने पढ़ लिया कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण क्यों आवश्यक है, और शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। एक सफल यानी शिक्षण को हम सफल बनाना चाह रहे हैं या सफल शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं उसका जो सामान्य 3 सिद्धांत थे वो भी पढ़े, और जो मनोवैज्ञानिक 7 सिद्धांत थे उनके संदर्भ में भी हमने क्या कर लिया है,
पढ़ लिया है। अब इसके बाद में जो हमारे यानी एक जो सामाजिक अध्ययन का अध्यापक होता है, तो वो कक्षा कक्ष में जिस विषय वस्तु को पढ़ाता है, उस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करता है। भाई पढ़ा रहा है तो किन सिद्धांतों का भी पालन कर रहा है और साथ साथ शिक्षण सूत्रों का भी पालन कर रहा है। अगर एक अध्यापक शिक्षण सूत्रों का पालन नहीं कर रहा है तो वो एक सफल अध्यापक नहीं बन सकता, उसका जो शिक्षण है वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षण के जो सूत्र होते हैं एक अध्यापक के लिए नितांत आवश्यक हैं। अध्यापक जब भी कक्षा कक्ष में जाता है तो किन्हीं न किन्हीं शिक्षण सूत्रों के माध्यम से वहां अध्ययन करवाता है, वो भी उसका एक क्रियाकलाप है। तो वहां वो क्रियाकलाप करते समय वो कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कर रहा है, इसी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। शिक्षक को यानी बिंदु हो गया, शिक्षक को कक्षा कक्ष, शिक्षक को कक्षा कक्ष में जा रहा है। भाई शिक्षक क्या करेगा, कक्षा कक्ष में जा रहा है तो कक्षा कक्ष में निम्न शिक्षण सूत्रों, निम्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए, का प्रयोग करना चाहिए। अब वो शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं, उन्हीं शिक्षण सूत्रों के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। पहला जो सिद्धांत है वो शिक्षण सूत्र है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाए। यानी कोई भी बिंदु वो पढ़ा रहा है, कोई भी शिक्षण कार्य करवा रहा है तो वह अध्यापक अपने उस शिक्षण कार्य को, वह अध्यापक अपने उस शिक्षण कार्य को ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाए। जैसे मान लीजिए आप बालक को राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं। अब आप सीधा ये राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में पढ़ाने तो लग नहीं जाएंगे, पहले आप उस बालक से कुछ उस जलवायु से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। कैसे आप बालक से यानी ये प्रश्न पूछ सकते हैं, आप जिस धरती पे रहते हैं वहां एक मौसम होता है, उस मौसम में बोलो परिवर्तन होता है या नहीं होता है। बालक बोलेंगे परिवर्तन होता है। फिर आप बालकों से पूछेंगे क्या क्या परिवर्तन होते हैं, गर्मी की ऋतु आती है, वर्षा की ऋतु आती है, सर्दी की ऋतु आती है। आप इस प्रकार से यानी जो प्रकरण पढ़ाना चाह रहे हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं, उसको ज्ञात बना रहे हैं बालक के सामने। क्या बना रहे हैं, ज्ञात बना रहे हैं। आप यानी पर्वत चोटियों के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं तो आप बालक को कैसे जोड़ेंगे उससे। अरे भाई आप बालक से पूछेंगे कि आपके चारों तरफ ये पर्वत श्रेणियां आपको दिखाई दे रही हैं नहीं दे रही है, बालक बोलेंगे दिखाई दे रही है। तो हम आज इन्हीं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, इनका इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये कौन सी पर्वत श्रेणी की यानी इकाइयां हैं, यही तो हम पढ़ेंगे। तो हम उस विषय को क्या बना रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी इतिहास के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं, इतिहास के संदर्भ में आपने कोई भी बिंदु ले लिया, सभ्यता से संबंधित बिंदु ले लिया। अब आप बालक को कैसे समझाएंगे सभ्यता से संबंधित कि भाई मानव का विकास कैसे हुआ, उस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कैसे समझाएंगे, पूर्व ज्ञान से कैसे जोड़ेंगे आप बालक को पूर्व ज्ञान से ऐसे जोड़ेंगे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि धरती में अनेक प्रकार की दबी हुई वस्तुएं पाई जाती हैं। आप उसके पारिवारिक यानी व्यावहारिक जो जीवन है उससे जोड़ते हुए उसको कहां ले जाएंगे, अज्ञात की ओर लेकर जाएंगे। आपने देखा होगा कई बार आपने अपने घरों में भी जब हम कई बार वहां खुदाई करते हैं तो अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो निकलती हैं। बालक बोलेगा निकलती हैं क्योंकि बालक ने देखा है वो वास्तविक रूप से।
खुदाई का कार्य करवाया जाता है। जब कोई यानी नीचे दब जाता है तो उसको खुदाई करके बाहर निकाला जाता है, वो खुदाई का कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से आप उसको क्या बना रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जा रहे हैं। चाहे आप कोई भी बिंदु, कोई भी समाज शास्त्र का बिंदु पढ़ा रहे हैं, समाज शास्त्र में आप किसी के संदर्भ में भी पढ़ा रहे हैं, पेड़ों के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं, तो पेड़ों के संदर्भ में आप बालक को बताएंगे कि आपके चारों तरफ ये जो हरे भरे दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, पेड़ हैं। वनस्पति के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं तो बताएंगे आप ये क्या है, वनस्पति है। तो वो आपने क्या किया, उसको ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर गए। किस ओर से किस ओर लेकर गए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा जो शिक्षण सूत्र आता है वो है आसान से कठिन की ओर, आसान से कठिन की ओर, या सरल से कठिन की ओर बोल सकते हैं हम। यानी आप जब उस बालक को ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जा रहे हैं तो वो सरल से कठिन की ओर अपने आप ही हो जाता है। इसके बाद में जो है तीसरा है वो साधारण से जटिल की ओर, साधारण से जटिल की ओर, बालक के व्यावहारिक जीवन से जोड़ते हुए आप पढ़ा रहे हैं। प्रत्यक्ष से अनुमान की ओर, प्रत्यक्ष से अनुमान की ओर। आपने ऋतुओं के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं, तो आप ऋतुओं के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं तो आप बालक को बताएंगे अरे गर्मी पड़ती है नहीं पड़ती, बालक बोलेंगे गर्मी पड़ती है। सर्दी भी पड़ती है क्या, सर्दी भी पड़ती है। वर्षा भी होती है क्या, वर्षा भी होती है। तो यही क्या है, यही ऋतुएं हैं। तो बालक को आप प्रत्यक्ष अनुभव करवा रहे हैं। आपने जैसे ऋतु बोला और ऋतु के साथ में आपने जैसे पढ़ा, हाँ आज हम भारत की ऋतुएं या राजस्थान के संदर्भ में जो ऋतुएं उनके संदर्भ में पढ़ेंगे। अब आपने बालक को बताया कि गर्मी गिरती है, गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, वर्षा होती है। अब वो बालक खुद प्रत्यक्ष में क्या कर रहा है, उसको अनुभव कर रहा है। प्रत्यक्ष में क्या कर रहा है, उसको अनुभव कर रहा है। तो प्रत्यक्ष से कहां की ओर ले जा रहे हो, अनुमान की ओर ले जा रहे हो। फिर है पांचवा और अंतिम शिक्षण सूत्र है संपूर्ण से अंश की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर। इस प्रकार से ये 5 शिक्षण सूत्र होते हैं। एक सफल शिक्षण को, यानी हम शिक्षण कार्य को सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अध्यापक को इन निम्नलिखित शिक्षण सूत्रों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अब इसके बाद में मित्रों एक जो सामाजिक अध्ययन का जो कक्षा कक्ष होता है, उस सामाजिक अध्ययन के कक्षा कक्ष में और कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं। भाई हमने ये तो पढ़ लिया कि शिक्षण कार्य होता है। एक अध्यापक कक्षा में जब जाता है तो वहां वो सर्वप्रथम शिक्षण कार्य करवाता है बालकों से। अब वो जो शिक्षण कार्य जब वो करवा रहा है तो वो शिक्षण कार्य करवाते समय कौन कौन से क्रियाकलाप अध्यापक के द्वारा वहां किए जा रहे हैं, यही तो होंगे क्रियाकलाप। भाई पहले हमने क्या पढ़ा कि अध्यापक शिक्षण कार्य करवाता है, तो हमने पढ़ लिया कि शिक्षण क्या है, शिक्षण क्यों आवश्यक है, एक सब यानी शिक्षण को सफल किस प्रकार से बनाया जा सकता है, वो कौन से सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं कि उससे संबंधित क्या क्रियाकलाप होने चाहिए, कक्षा कक्ष से संबंधित क्रियाकलाप, कक्षा कक्ष से संबंधित क्रियाकलाप, कक्षा कक्ष से संबंधित क्रियाकलाप। अब देखो कौन कौन से क्रियाकलाप हैं। देखो सबसे पहले अध्यापक के सबसे पहला जो क्रियाकलाप है अध्यापक मित्र के रूप में, अध्यापक मित्र के रूप में, यानी जो अध्यापक है वो सभी बालकों के साथ में एक मित्र के समान व्यवहार करे। ऐसा नहीं है कि बालक का शिक्षक का व्यवहार हमेशा ही कठोर हो।
नहीं, उस यानी जो शिक्षण कार्य उस समय करवाया जा रहा है, उस समय वहां किस प्रकार की परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार अध्यापक का क्या होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। और इसीलिए कहा गया है कि अध्यापक एक मित्र के रूप में। दूसरा जो क्रियाकलाप होता है भाई, अध्यापक जो है वो यानी कालांश लेने में क्या होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। कालांश लेने में नियमितता, कालांश लेने में क्या होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए। भाई अध्यापक कक्षा में आ रहा है, कालांश लेने आ रहा है, क्लास लेने आ रहा है, तो वो क्लास लेने आ रहा है वो भी कक्षा कक्ष की एक प्रक्रिया है, कक्षा कक्ष का एक क्रियाकलाप है। तो उस क्रियाकलाप को क्या रखना चाहिए, एक अध्यापक को नियमित रखना चाहिए। इसके बाद में जो आता है उदाहरणों द्वारा शिक्षण, यानी एक अध्यापक को कक्षा कक्ष में उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। किसके माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य, उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य। अभी हमने पढ़ा, सिद्धांतों में भी पढ़ा था, हमने शिक्षण सूत्रों में भी पढ़ा था कि एक शिक्षण को सफल बनाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं। तो वहां हमने पढ़ा कि एक बालक को जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं, जो बिंदु पढ़ा रहे हैं, जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, जो पाठ पढ़ा रहे हैं, वो पाठ पढ़ाते समय आप इस प्रकार के उदाहरण बालक के सामने प्रस्तुत करें ताकि वो उदाहरण बालक के व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए हों। अगर आप बालक के सामने इस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वह बालक जो बिंदु आप पढ़ाना चाह रहे हैं उस बिंदु को अपने व्यावहारिक जीवन में लागू नहीं कर पाएगा। तो उस बिंदु को व्यावहारिक जीवन में लागू कराने के लिए उस व्यावहारिक जीवन से संबंधित ही क्या देने चाहिए, उदाहरण देने चाहिए। तो ये भी क्या है, एक कक्षा कक्ष का क्रियाकलाप। फिर है विषय वस्तु का दोहराव, विषय वस्तु का दोहराव। आपने देखा होगा कि एक अध्यापक के द्वारा कक्षा कक्ष में जो पाठ पढ़ाया गया है उसका क्या करवाता है, वह दोहरान भी करवाता है। एक बार उसने पूरा पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद में शॉर्ट रूप में, संक्षेप रूप में उसका क्या करवा देता है, दोहरान करवा देता है। तो ये भी एक कक्षा कक्ष का क्या है, कक्षा कक्ष का क्रियाकलाप है कि अध्यापक के द्वारा उस विषय वस्तु का क्या करवाया जाना चाहिए, दोहरान करवाया जाना चाहिए। और वह अध्यापक यदि उसका दोहरान करा रहा है तो वो भी एक कक्षा कक्ष का क्या है, क्रियाकलाप है। उसके बाद में आता है बच्चों के द्वारा भी अध्यापन, बच्चों के द्वारा भी अध्यापन। एक शिक्षक को, एक जो शिक्षक है उस शिक्षक को बच्चों के द्वारा भी अध्यापन करवाना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा एक अध्यापक कक्षा कक्ष में जब शिक्षण कार्य करवाता है, जब पाठ उसने पूरा पढ़ा दिया, पाठ पढ़ाने के बाद में किसी बालक को वह खड़ा कर देता है और उस बालक को पढ़ने के लिए कहता है, तो वह शिक्षक उस बालक से क्या करवा रहा है, शिक्षण कार्य करवा रहा है। तो यही है, बच्चों के द्वारा भी अध्यापन करवाया जाना चाहिए, यानी बच्चों को भी वहां उचित अवसर प्रदान होने चाहिए। इसके बाद में अगला जो क्रियाकलाप आता है सामाजिक कार्यों में बच्चों की भागीदारी। अगला है सामाजिक कार्यों में बच्चों की भागीदारी। एक अध्यापक जो सामाजिक कार्य हैं, वो बालक सामाजिक जो कार्य हैं उन सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी कैसे निभा सकता है, अपना योगदान किस प्रकार से देता है, ये भी हम बच्चों को सामाजिक अध्ययन में पढ़ाते हैं। और सामाजिक अध्ययन में पढ़ा रहे हैं तो ये भी एक उस कक्षा कक्ष का क्या होगा, क्रियाकलाप होगा। इसके बाद में
कक्षा में घूम घूम कर पढ़ाना, कक्षा में घूम घूम कर पढ़ाना। एक जो अध्यापक है कक्षा में घूम घूम कर शिक्षण कार्य करवाता है। जो अध्यापक कक्ष में घूम घूम कर शिक्षण कार्य करवाता है उसी का शिक्षण कार्य सफल होगा। अगर वह ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हो गया और वहीं खड़ा होकर शिक्षण कार्य करवा रहा है, बिल्कुल भी उसके यानी न तो उसका अंग संचालन है, न उसके उस प्रकार के हाव भाव है, वो इधर उधर यानी धीरे धीरे टहल भी नहीं रहा है, तो वो शिक्षण कार्य सफल नहीं हो सकता। तो एक अध्यापक जब भी कक्ष में कार्य करवाता है शिक्षण, तो वो घूम घूम कर शिक्षण कार्य करवाता है, तो वो भी कक्ष का क्या माना जाता है, क्रियाकलाप माना जाता है। अरे भाई अध्यापक कक्ष में गया, आपको पाठ पढ़ा रहा है, जैसे मान लीजिए आप अध्यापक बनेंगे, और आप अध्यापक बनेंगे, आप जब कक्ष में जाएंगे तो जो पाठ पढ़ा रहे हैं आप ये करेंगे, यानी श्यामपट लगा हुआ आगे, और आगे से लेकर पीछे तक आप घूमते हुए जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूमते हुए जा रहे हैं, आ रहे हैं। इससे क्या होगा, सभी बच्चों के ऊपर नजर रहेगी, सभी बच्चे वहां क्या रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे, सभी बच्चे यानी वहां एक्टिव रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है अभी सर पीछे की साइड में आएंगे तो हमें देख लेंगे, अगर वो कोई भी ये कहें कि अन्य कार्य में यदि वो लीन है तो ये भी एक कक्ष का क्या होता है, क्रियाकलाप होता है। अगला जो है पूर्ण तैयारी के साथ शिक्षण कार्य, पूर्ण तैयारी के साथ शिक्षण कार्य। एक अध्यापक कक्ष में जाने के बाद में पूर्ण तैयारी के साथ में कक्ष में जाता है और वहां शिक्षण कार्य करवाता है, तो वो भी एक शिक्षण का कक्ष का क्या है, क्रियाकलाप है। समुचित अगला जो है वो है समुचित गृह कार्य देना, समुचित गृह कार्य देना। भाई अध्यापक बालकों को पाठ पढ़ाने के बाद में या जो विषय पढ़ा रहा है, विषय वस्तु पढ़ा रहा है, जो टॉपिक पढ़ा रहा है, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद में आपको भी पता है कि वो गृह कार्य देता है। तो जब वो गृह कार्य दे रहा है तो क्या वो उस कक्ष में नहीं दिया गया था? क्या उसने प्रार्थना स्थल पे दिया था? क्या जो हम उसको आधी छुट्टी बोलते हैं उसमें उसने वो गृह कार्य दिया था? कब दिया गृह कार्य? जब वो विषय पढ़ा रहा था, वो बिंदु पढ़ा रहा था, उसी समय उसके द्वारा क्या दिया गया, गृह कार्य दिया गया। तो ये भी एक कक्ष का क्या है, क्रियाकलाप है। और बच्चों को गृह कार्य देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे इससे वहां घर जाने पर भी क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे, जो उन्होंने विद्यालय में पढ़ा है उसका वहां क्या करेंगे, दोहरान करेंगे। इसलिए गृह कार्य भी क्या होना चाहिए, बालकों को जरूरी है देना। इसके बाद में आता है कक्षा में प्रत्येक बालक पर निगरानी रखना, कक्षा में प्रत्येक बालक पर निगरानी रखना। यानी कक्षा जो कक्ष है उस कक्ष में प्रत्येक बालक के ऊपर क्या होनी चाहिए, उस अध्यापक की, उस शिक्षक की निगरानी होनी चाहिए। अगर एक अध्यापक भाई शिक्षण कार्य करवा रहा है तो वो सभी बच्चों के ऊपर क्या रखता है, नजर रखता है। जब वो सभी बच्चों के ऊपर नजर रख रहा है तो वो भी एक कक्ष का क्या है, क्रियाकलाप है। सभी बच्चों पे नजर रखेगा तो वहां सभी बच्चे क्या रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे। इसके बाद में अगला जो क्रियाकलाप होगा वो होगा बालकों के बैग का वजन कम करना, बालकों के बैग का वजन कम करना। एक अध्यापक जो उसके बालक हैं, कक्ष के जो बालक हैं और उनका जो बैग है उसके वजन को भी क्या करता है, कम करता है। तो ये भी एक क्या है, कक्ष का क्रियाकलाप है। बहुत बार आप देखते होंगे कि बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं कि अपने बैग में अनावश्यक जो कॉपी, पुस्तक, पाठ्य पुस्तक होती हैं उनको रखता है, जबकि उनका कोई औचित्य नहीं है। भर रखा है बैग, पीठ पे लाद के लेके आता है,
लेकिन उस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक बालक उसके यानी उसको सोमवार को ये जो बुक है वो पढ़ाई जाएगी, मंगलवार को ये बुक पढ़ाई जाएगी, बुधवार को ये बुक पढ़ाई जाएगी, इस प्रकार से विद्यालय ने व्यवस्था कर रखी है। लेकिन फिर भी वो बालक पूरे बैग को लेकर आ रहा है, पूरी जो पाठ्य पुस्तक है उनको ले रहा है, पूरी पुस्तकों को लेकर आ रहा है। तो ये किसका हिस्सा है? कक्षा कक्ष का हिस्सा है ये भी एक। इसके बाद में है मातृभाषा का प्रयोग। अगला क्या है? मातृभाषा का प्रयोग। यानी शिक्षण कार्य करवाते समय एक अध्यापक को जो मातृभाषा है उस मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उससे बालकों का क्या होता है? अधिगम होता है। क्या होता है? अधिगम होता है। तो इस प्रकार से ये क्या है? एक कक्षा कक्ष के क्रियाकलाप हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं शैक्षिक स्थलों का भ्रमण, शैक्षिक स्थलों का भ्रमण। आप यानी जो बिंदु पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित किसी शैक्षिक स्थल का भ्रमण करवाइए बालक को। आप किसी सभ्यताओं के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं तो आप बालक को ऐसी एक सभ्यता को वहां जो, जैसे आप देखते हैं कि उदयपुर में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में सभ्यताएं स्थित हैं, तो आप वहां एक बार बालक को शैक्षिक भ्रमण पर लेकर जाइए। इससे क्या होगा? बालक वहां प्रत्यक्ष रूप में उसको देखेगा। जब बालक वहां प्रत्यक्ष रूप में देख रहा है, क्योंकि वहां उसकी सभी ज्ञानेंद्रियां क्या रहेंगी? क्रियाशील रहेंगी। और हमने पढ़ा है कि जब बालक की सभी ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील होती हैं तो वहां बालक का सर्वाधिक अधिगम होता है। जब कक्षा कक्ष में आप पढ़ा रहे हैं, किसी भी सभ्यता के संदर्भ में आप कक्षा कक्ष में पढ़ा रहे हैं, वहां पढ़ाते समय जरूरी नहीं कि बालक की सभी ज्ञानेंद्रियां कार्य करें। आप पढ़ा रहे हैं तो केवल बालक सुनने का काम कर रहा है और देखने का काम कर रहा है, तो वहां केवल बालक की 2 ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील हैं, अन्य ज्ञानेंद्रियां वहां क्रियाशील नहीं है। आप केवल बोलकर पढ़ा रहे हैं तो केवल बालक सुनने का काम कर रहा है, तो वहां उसकी एक ज्ञानेंद्रिय ही क्रियाशील है। जबकि आप उसको उस शैक्षिक स्थल के भ्रमण पे लेकर जा रहे हो, वहां बालक देख भी रहा है, सुन भी रहा है और प्रत्यक्ष रूप से उन्हें जो वहां जितनी भी हम ये कहें कि कलाकृतियां हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसको उनको क्या कर रहा है? महसूस कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से उनको अनुभव कर रहा है। इससे वहां बालक का क्या होगा? अधिगम होगा। क्या होगा? बालक का अधिगम होगा। इस प्रकार से ये क्या है? कक्षा कक्ष के क्रियाकलाप। ये जो कक्षा कक्ष के क्रियाकलाप हैं, इनके अलावा भी आप कक्ष के क्रियाकलाप होते हैं। अध्यापक के द्वारा वार्षिक योजना बनाई जाना, यानी पूरे वर्ष भर की योजना अध्यापक पहले ही बना लेता है कि एक साल में इतने दिन शिक्षण कार्य होगा और इतने दिन जो शिक्षण कार्य होगा इसमें किस समय कौन सा पाठ पढ़ाना है, कितने दिन में कौन सा पाठ पढ़ाया जा सकेगा, अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, टेस्ट वगैरह भी होंगे, वार्षिक परीक्षा भी होंगी, तो वार्षिक योजना भी बनाई जाती है। वो भी एक कक्षा कक्ष का क्या होता है? क्रियाकलाप होता है। अध्यापक के द्वारा इकाई पाठ योजना बनाई जाती है, दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है। तो ये भी यानी कक्षा कक्ष के क्या है? एक क्रियाकलाप हैं। अब इसके बाद में कक्षा कक्ष के जो क्रियाकलाप हैं, इनमें एक बिंदु और उससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सामाजिक अध्ययन का जो कक्षा कक्ष है वो कैसा होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन का कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए। सबसे पहले उसके आकार की बात करें कि उसका आकार कैसा होना चाहिए, तो आकार के संदर्भ में देखो, निश्चित ये क्षेत्रफल तो है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्वानों ने ये बताया कि एक सामाजिक अध्ययन का जो कक्षा कक्ष होता है वो 1200 वर्ग फुट का होना चाहिए। कितने वर्ग फुट का होना चाहिए? 1200 वर्ग फुट का होना चाहिए। कम से कम 40-50 जो विद्यार्थी हैं उनके बैठने की जगह होनी चाहिए उसमें। वो 40-50 बालक वहां आरामदायक रूप से बैठ सकें। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि वो कक्षा कक्ष वातानुकूलित होना चाहिए, उसमें रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, वायु का संचार उसमें होना चाहिए, उचित फर्नीचर वहां होना चाहिए। जो फर्नीचर वहां लगा हुआ है वो लोहे का नहीं होना चाहिए, वो लकड़ी का होना चाहिए, क्योंकि लोहे का फर्नीचर ज्यादा आवाज करता है, लकड़ी का फर्नीचर कम आवाज करता है।
और जो फर्नीचर है वो चलायमान होना चाहिए, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यवस्थित कर सके, ऐसा फर्नीचर होना चाहिए। जो कुर्सी मेज या हम कहें कि डेस्क हैं, उनकी जो ऊंचाई है वो बच्चों की ऊंचाई के अनुसार होनी चाहिए। उस कक्षा कक्ष में जो बिजली के या विद्युत के स्विच लगे हुए हैं वो भी एक उचित ऊंचाई पे लगे हुए होने चाहिए। उनके लिए भी 36 सेंटीमीटर ऐसे कुछ बताया गया है कि 36 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे लगे होने चाहिए ताकि प्रत्येक बालक की पहुंच में वो हो। इसके अलावा जो बालक के बैठने की मेज और डेस्क हैं, कुर्सियां हैं, जो डेस्क आगे लगी हुई होती है वो क्या नहीं होनी चाहिए, यानी कई बार हम देखते हैं ना थोड़ी तिरछी होती है, वो नहीं होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए वो डेस्क। क्यों? क्योंकि समतल होगी तो वहां बालक को कार्य करने में आसानी रहेगी, और यदि वो समतल नहीं है तो वहां बालक वहां अच्छी प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। तो जो डेस्क है मेज है वो क्या होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, ताकि वहां बालक आसानी से अपने जो कार्य है शिक्षण कार्य है उसको सफल कर सके। इसके बाद में हम यानी एक जो सामाजिक अध्ययन का कक्षा कक्ष होता है उसके साइड में अगल बगल में या पीछे की साइड में दो अन्य कक्ष और होने चाहिए। ये बताया गया है सामाजिक अध्ययन के कक्षा कक्ष के लिए साइड में दो कमरे क्यों होने चाहिए। एक जो कमरा है उसमें तो सामाजिक अध्ययन से संबंधित पाठ्य पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं वो व्यवस्थित हों ताकि बालक के सामने कोई भी किसी भी बिंदु से संबंधित समस्या हो, बालक उस कमरे में जाए, वहां से वो पाठ्य पुस्तक उठाए, वो पत्र पत्रिका उठाए और वहां उसका अध्ययन कर ले बालक। दूसरा जो कक्ष है वो दूसरा कक्ष बालक का जो हम ये कहें कि व्यावहारिक जो पक्ष है वो व्यावहारिक पक्ष से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो क्रियाकलाप करने का कक्ष होना चाहिए, क्रियाकलाप करने का कमरा होना चाहिए। बालक यदि कोई मानचित्र बना रहा है, बालक अन्य कोई मॉडल बना रहा है तो वो कमरा उसके लिए होना चाहिए, क्योंकि वहां बालक के अपने व्यावहारिक जीवन से संबंधित क्रियाकलाप संपन्न कर रहा है। तो इस प्रकार से अब इसमें बताया ये भी गया है कि जो दीवारें हैं उनका कलर कैसा होना चाहिए। इसमें कहा गया है वो कलर है यानी बच्चों की जो आंखें होती हैं उनको चुभने वाला कलर नहीं होना चाहिए। बालक वहां उस कक्षा कक्ष में बैठे तो सहज महसूस करे ऐसा उसका यानी उसकी दीवारों का कलर होना चाहिए। अब जो खिड़कियां लगी हुई हैं रोशनी के लिए या वायु के संचार के लिए तो उन जो खिड़कियां हैं उनके पर्दे लगे हुए होने चाहिए। क्यों लगे हुए होने चाहिए पर्दे? क्योंकि बहुत बार सामाजिक अध्ययन के कक्षा कक्ष में हम बालकों को कुछ दिखाना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए वहां अंधेरे की आवश्यकता होगी। तो अंधेरे की आवश्यकता होगी तो हम उन पर्दों को आसानी से क्या कर दें, आसानी से आगे खिसका दे पीछे खिसका दे, जिससे कि वहां उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए क्या हो जाए, पर्याप्त अंधेरा हो जाए। ये क्या होता है, एक सामाजिक अध्ययन का जो कक्षा कक्ष होता है उसका आकार होता है और वो कक्षा कक्ष किस प्रकार का होना चाहिए ये बताया गया है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।